हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का विस्तार और उसकी स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला उल्लेख मगध का कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय आपको पता है ना। और इसमें जादू टोना टोटका औषध वगैरह के बारे में दिया गया है। ठीक है। जो ये मगध साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी, और ये पुराणों से हमें पता चलता है। ठीक है। और जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। ओके। अब देखते हैं हम लोग मगध की सफलता के कारण। मगध की सफलता के कारण देखिए, मगध की 2 राजधानियां थी। कौन सी? राजगीर और दूसरी थी पाटलिपुत्र। राजगीर जो थी, राजगीर के समीप लोहे के समृद्ध भंडार पाए जाते थे। ठीक है। तो वहां के शासकों ने क्या किया? अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार किया। ठीक है। लोहे के समृद्ध भंडार थे। आरंभिक राजधानी क्या लिखा हुआ है? राजधानी राजगीर है। तो लोहे के समृद्ध भंडार आरंभिक राजधानी राजगीर के समीप होने से यहाँ के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार कर सके। दूसरा क्या है? देखिए, ये जो राजगीर है ना, इसको भेदा नहीं जा सकता था। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्रा की बात करें, ईसापुर 5वीं सदी, गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित, और ये सही मायने में क्या था? जल दुर्ग था पाटलिपुत्रा। ओके। गंगा आपको पता है भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग में, और ये हो जाती है गंगा। सोन की बात करें, अमरकंटक से निकलती है, नॉर्थ की तरफ गंगा से मिल जाती है ना। और गंडक नेपाल। ठीक है। अब देखिए, सामरिक दृष्टि से भी ये परम महत्वपूर्ण है ना। और बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। चावल कहाँ पैदा होता है? जहां पे पानी की उपलब्धता होती है, ठीक ठाक उपलब्धता होती है ना। देखिए, जो मगध था ना, वो मध्य गंगा के मैदान में स्थित था, और यहाँ की जो भूमि थी बहुत उर्वर थी, और यहाँ वर्षा भी ठीक ठाक होती थी। ठीक है। बहुत फर्टाइल भूमि थी यहाँ की। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से भी खूब लाभ उठाया। और धातु के सिक्के, अच्छा बताइए, सबसे पुराना क्या है? पंचमार्क कॉइन है ना। तो प्रचलन में वही आया ना सबसे पहले, बुद्धा काल में। ठीक है। प्रचलन से भी खूब लाभ उठाया, और मगध पहला राज्य है जो, अब ये मगध अपने पड़ोसियों के खिलाफ अगर युद्ध वगैरह होता था ना, तो उसमें हाथियों का प्रयोग करता था। और हाथी देख के कोई भी सामने वाला बेचारा भाग ही जाए देख के, है ना। तो बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग करता था। ओके। यूनानी स्रोतों से पता चलता है इनके पास 6000 हाथियां थी, है ना। हाथियों की सेना। चलिए, अब मगध साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया। कौन कौन इस पर शासन किया है देख लेते हैं। मैंने बोला मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। उसका पुत्र था जरासंध, है ना। कैसे पता चलता है? पुराणों से। ओके। मगध साम्राज्य पर निम्न वंशों ने, देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश की बात करें, पितृहंता वंश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है और फिर अपने राज सिंहासन पर बैठता है, और अजातशत्रु की हत्या उसका बेटा उदयन कर देता है। तो जो किया है वो वापस आता है, रिटर्न में वही मिलता है ना। इतिहास गवाह, इतिहास दोहराता है अपने आप को। ओके। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हर्यक वंश को देखेंगे। बिंबिसार, हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है? बिंबिसार करता है। एक होगा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, वो नहीं है, ये है बिंबिसार, वो होगा बिंदुसार। ओके। अब देखिए, बिंबिसार ने क्या किया? इसने वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति मजबूत की। कैसे? इसने शादियां की, शादी नहीं, शादियां की। कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन, दहेज में इसको मिल गया काशी। क्या मिला? काशी मिला। वैशाली के, अब दूसरी कौन सी की इसने? पहले तो इसने कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन से कर लिया, ठीक है, कोसली से। अब दूसरी की वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से, अजातशत्रु की मां। अजातशत्रु को इसी ने जन्म दिया था। ओके। तीसरा जो इसने किया, पंजाब के मद्र कुल के प्रधान थे, उनकी पुत्री थी, नाम था उसका क्षेमा। तो 3 शादियां हो गई कि नहीं? कोसली, फिर आ गया चेलन्ना, और फिर आ गई क्षेमा। ओके। अब देखिए, बिंबिसार की अगर हम बात करें तो 544 से 492 बीसी, 544 से 492 बीसी तक, ईसा पूर्व तक शासन काल में, इसके शासन काल में मगध ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया, प्राप्त किया, और
इसने अंग महाजनपद पर अधिकार कर लिया और शासन अजात शत्रु को। अब ये जो बिंबिसार है इसने क्या किया, अंग सबसे पुराना महाजनपद कौन सा है, अंग, ये 16 महाजनपद में, तो अंग महाजनपद पर अधिकार करता है और वहां पे अधिकार करने के बाद क्या करता है, उसका शासन अपने पुत्र अजात शत्रु को सौंप देता है। वही अजात शत्रु जो इसकी हत्या करेगा, अपने पिता की हत्या करेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, इसने 3 शादियां की, ठीक है, कोसली से किया, चिलन्ना से किया और क्षेमा से किया। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध के कारण राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध राज को पश्चिम और उत्तर और विस्तृत करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो इसका दिमाग था कि शादी करो और अपनी स्थिति को और मजबूत करो। तो बिंबिसार। चलिए आगे देखते हैं। मगध की असली शत्रुता जो थी वो किससे थी, अवंती से थी। अवंती देख रहे हैं, 2 राजधानियां बताया था, नॉर्थ एंड साउथ, उज्जैनी और महिष्मती, 16 महाजनपद देख लीजिएगा। ठीक है, असली दुश्मनी किससे थी, अवंती से थी, राजधानी थी उज्जैन, यानी कि नॉर्थ की बात कर रहा है। इसके राजा चंड प्रदोत महासेन का युद्ध बिंबिसार से हुआ, किंतु बाद में मित्रता हो गई। युद्ध हुआ और बाद में इनके बीच मित्रता हो गई, संधि वगैरह हुई होगी। ठीक है, चंड प्रदोत पीलिया से पीड़ित था, अब इसको हो गया पीलिया, चंड प्रदोत को। बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अपने राजवैद्य को भेजिए, जीवक, ये वही जीवक है जो बुद्ध के लिए भी इन्होंने भेजा था, है ना। ठीक है, तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को भेजा उनके इलाज के लिए। अब देखिए, बिंबिसार ने शहरों और गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई, ओके, और नदियों पे पुल भी बनवाया। और बिंबिसार ने सुदूर देशों, यहां तक कि गांधार राज्य में अपने राजदूत भी भेजे। ओके, अजात शत्रु की बात करते हैं। अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर देते हैं और राज सिंहासन पर कब्जा करते हैं। इनको कुड़िक नाम से जानते हैं हम। और 492 से 460, 492 से 460 बीसी तक ये रहते हैं। इनकी माता कौन है, उन्होंने 3 शादी की थी, तो ये कौन सी है, किसने जन्म दिया था, चेलन्ना ने, है ना। लिच्छवी कुल की थी और माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी वैशाली पर अजात शत्रु ने आक्रमण किया। जब वो अपने पिता को कुछ नहीं समझे तो ये क्या है ना। इसकी विस्तारवादी आक्रामक नीति का काशी और कौशल ने मिलकर सामना किया। किसने, काशी और कौशल ने मिलकर सामना किया। आगे देखिए, मगध और कौशल पर लंबे समय तक संघर्ष, मगध और कौशल पर लंबे समय तक संघर्ष और अंततः अजात शत्रु विजयी हो जाता है। ठीक है, संघर्ष लंबा चलता है और फाइनली जीत किसकी होती है, अजात शत्रु की होती है। कौशल नरेश को अजात शत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ता है और साथ ही काशी को इसे सौंपना पड़ता है। ओके, रथ मूसल, महाशिलाकंटक, ये पूछ भी चुका है, ये दोनों नाम याद रखना, रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ये हथियारों के नाम हैं जो कि वैशाली को जीता था, मतलब कि युद्ध में इसने यूज किया था किस, अजात शत्रु ने। ठीक है, अजात शत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था और अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को पराजित किया था। ठीक है, अजात शत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का जो शासक था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था और ऐसा कहा जाता है कि अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को भी पराजित कर रखा था। अवंती के राजा मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे और इसी समस्या का हल करने के लिए, इसी समस्या से निजात पाने के लिए अजात शत्रु ने क्या किया, राजगीर की किलेबंदी कर दी। मतलब अजात शत्रु को डर था, क्योंकि आप जानते हो अवंती के राजा अभी देख चुके हो कि वो बहुत पावरफुल थे। अजात शत्रु का कूटनीतिक मंत्री, सबसे ज्यादा दिमाग वाला यही था, वस्त्रकार। इसी की सहायता से लिच्छवियों के संघ को अजात शत्रु ने भंग कर दिया था। ओके, तो बिंबिसार के बाद आता है अजात शत्रु, है ना।
अब आते हैं उदयन। अब चूंकि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो बदले में इनके साथ भी वही होना चाहिए है ना, तो इनकी हत्या कौन करेगा? उदयन। उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दी, ठीक है। और अजात शत्रु के बाद आते हैं उदयन 461 से 445 बीसी, 461 से 445 ईसा पूर्व। पटना में गंगा सोन के संगम पर एक किला बनवाया इन्होंने, और इसके काल में मगध का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक विस्तृत था, ठीक है। उदयन के 3 पुत्र हुए। उदयन के कौन पुत्र हुए? 3, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अब ये पूछा जाए कि भाई जो ये हर्यक वंश है उसका आखिरी शासक कौन था, तो वो था नागदशक। 3 पुत्र थे उदयन के, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक आखिरी शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। जनता ने विद्रोह करके इसके अमात्य, अब इसका जो मंत्री था वो कौन था? शिशुनाग, उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया, ठीक है। अब आ जाएगा शिशुनाग वंश। तो आपने हर्यक वंश में देखा बिंबिसार, फिर देखा अजात शत्रु, फिर देखा उदयन, और इसको क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश भी बोलते हैं, ठीक है। शिशुनाग वंश की बात करें 412 से 394 बीसी। संस्थापक कौन है? शिशुनाग ही है। शिशुनागों ने राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली में स्थापित किया था। मगध साम्राज्य में अवंती और वत्स राज्य को जीत कर मिलाया। सबसे बड़ी उपलब्धि थी शिशुनागों की कि उन्होंने वत्स और अवंती को जीता और उसे फाइनली मिला लिया अपने राज्य में, ठीक है। तो शिशुनाग वंश ये रहा। चलिए आगे, अब आ जाइए कालाशोक। कालाशोक या काकवर्ण इसको बोल सकते हैं आप। 394 से लेके 366 बीसी, 366 बीसी। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। शिशुनागों ने कुछ समय के लिए वैशाली ले गए और फिर से इसने क्या किया? पाटलिपुत्रा को राजधानी बना लिया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा हुआ नंदीवर्धन। आखिरी राजा कौन हुआ? नंदीवर्धन। राजधानी के समीप घूमते हुए, अब ये अपने राजधानी के समीप घूम रहा था और महापद्म नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसकी हत्या कर दी और राज सिंहासन पर कर लिया कब्जा। और ये भारत का पहला शूद्र शासक होगा, जो कि आप भी जानते हो नंद वंश है ना। इनके 8 पुत्र होते हैं और सबसे नालायक वही होगा धनानंद, है ना। चलिए नंद वंश की बात करते हैं। 344 से 323 बीसी तक ये रहेंगे, मतलब ये वंश रहता है। संस्थापक है महापद्म नंद। उपाधियां इन्होंने ली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र, सर्व, छत्रांतक, भार्गव एंड परशुराम, पुराणों से पता चलता है। ओके, ऐत्रेय ब्राह्मण की अगर हम बात करें, इससे पता चलता है कि जो नॉर्थ में शासन करता था वो होता था विराट। जो ईस्ट में करता था यानी पूर्व में करता था उसको उपाधि दी जाती थी सम्राट की, और जो पश्चिम में करता था शासन या तो उसको क्या बोला जाता था? उपाधि दी जाती थी स्वराज, ठीक है। और जो साउथ में उसको भोज उपाधि, और जो इन चारों पे उसको मध्य में जो करता था उसको बोला जाता था राजन। क्या बोला जाता था? राजन। और इन जो चारों दिशाओं पे ही एकदम अपना कब्जा जमा ले, ठीक है, तो उसको दिया जाता था एकराट की उपाधि। तो ये एकराट की उपाधि आपको जानना है किसकी है? महापद्म नंद की। ऊपर में नॉर्थ में विराट, ईस्ट में हो गए आपके सम्राट, और वेस्ट में हो गए आपके स्वराज, और साउथ में हो गए भोज। और इन चारों दिशाओं पे जो वो कौन हो गया? एकराट, जो कि महापद्म नंद को उपाधि मिली है, ठीक है। अब आ जाइए, पहला भारतीय शूद्र शासक है ये। इसने न केवल कलिंग पर अधिकार किया, बल्कि कलिंग का नाम आते ही दिमाग में सीधा सम्राट अशोक का नाम आ जाता है। उन्होंने एक ही युद्ध किया था ना, कलिंगा का युद्ध। इसने न केवल कलिंग पर अधिकार किया बल्कि विद्रोह करने वाले कोसल को भी मगध में मिला लिया। विजय स्मारक के रूप में ये कलिंग से जिन की मूर्ति भी उठा ले आया था, ठीक है। नंदों के पास बृहद सेना थी जिसमें 2 लाख, अब नंदों के पास जो सेना थी उसकी बात सुनिए, 2 लाख पदाधी, और उसके बाद पदाती, और फिर कौन थे? 20,000 घुड़सवार, 20,000 घुड़सवार सेना, और 3 से लेके 6,000 हाथियों की सेना थी। और यूनानी स्रोतों से तो पता चलता है कि 6,000 हाथियों की सेना थी इनके पास, ठीक है, नंदों के पास। चलिए धनानंद की बात करें, 334 से 323, 8 पुत्र थे महापद्म नंद के, और उनमें से ये धनानंद का नाम आता है।
34 से लेकर 323। नंद वंश का अंतिम शासक सिकंदर का समकालीन है। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज और जौनत्रमीज कहा है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।